दोस्तों नमस्कार, मैं केशव कुमार सिंह अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं उनके विशेषताओं के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर उनके विशेषताओं के बारे में एक वीडियो हो चुका है, उसमें कुछ पॉइंट्स बाकी थे जिसको कि आज क्लियर करना चाहूँगा। और जो वीडियो हो गए हैं, जो क्लास हो गए हैं, उनमें सड़क, दुर्ग, मकान एवं ईंट, मकान एवं ईंट और नगर, ये चार चीज़ हो चुके हैं हड़प्पा सभ्यता में इससे पहले वाले वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के क्लास में होगा यहाँ के जल निकास प्रबंधन प्रणाली, जल निकास प्रबंधन प्रणाली, इसके बाद यहाँ के लिपि के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहर के बारे में, मोहर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ के सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन और मृदभांड के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो ये 4-5 टॉपिक पर होगा, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं जल निकास प्रबंधन प्रणाली। तो जल निकास प्रबंधन प्रणाली में देखते हैं कि उस समय समकालीन जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो भी सभ्यता थे, उन सभी में हड़प्पा सभ्यता का जल निकास प्रबंधन प्रणाली जो है यह बहुत ही उन्नत स्तर का था। इससे यह पता चलता है, इन नालियों के प्रबंधन से यह पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी थे वे अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सचेत रहा करते थे। इसलिए जल निकास प्रबंधन प्रणाली थी उनकी बहुत ही उन्नत थी। हालांकि इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है तोड़ मरोड़ करके कि कौन से समकालीन जो सभ्यताएं हैं उनके ऑप्शंस दे करके कि कौन से सभ्यताओं में सबसे अधिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सचेत व्यक्ति थे, ज़्यादा सचेत थे। तो उसका आंसर जो है वह नाली से ही संबंधित था। इसके बाद इसके जो नाली थे वे पक्की नालियां हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो नाली थी वह पक्की नाली थी और इसमें चेम्बर लगा होता था। जैसे कि ये दो नाली है तो इसके आगे मुंह पर एक चेम्बर लगा होता था जिससे कि नाली को साफ करने में सहायता मिल सके। और इन जो नाली है इस नाली को पत्थर से ढके हुए होते थे जिससे कि इसमें कूड़ा कचरा नहीं फंसे और आराम से जो है नाली का पानी वह बह सके। और साथ ही साथ यह था कि जो नाली थे वे पेयजल की जहाँ स्थिति थी, जैसे कुआं या चापाकल जो भी हो, उससे यह नाली जो है दूर बनाए गए थे। तो ये हुए नाली के बारे में जल निकास प्रबंधन। उसके बाद लिपि हम लोग देखते हैं तो क्या हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी या नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता में लिपि था, जो कि लिपि जो था वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि आजकल तो है नहीं। आजकल तो देवनागरी लिपि, रोमन लिपि सब चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे भाव चित्रात्मक लिपि भी चलती है और वो चलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जो कि हम सभी यूज करते हैं। तो इसी तरह से जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता का वह भाव चित्रात्मक लिपि था। और वह जो लिपि जो लिखा जाता था तो वह इस तरह से दायां से स्टार्ट करते थे, बाएं जाते थे, फिर जहाँ पर ख़त्म होता था फिर वहाँ से फिर इस तरह से लिखते थे। यह था हड़प्पा सभ्यता की लिपि। जैसे आजकल जो लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं तो वह बाएं से दाएं लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं दाएं से बाएं लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि कुछ इस तरह से थी। बाएं से चल रहा है, दाएं आके ख़त्म हुआ, फिर नीचे दाएं से फिर बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। तो यह जो लिखने की जो कला है, लिपि का जो लिखने का कला है, इसके बारे में साहित्यकार जो है इनका नाम जो है, एक नाम दिए गोमूत्र लिपि। और कुछ इतिहासकार जो है इसे ब्रुस्टोफेदन लिपि का नाम भी दिए, ब्रुस्टोफेदन लिपि। यह हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में था। अब आते हैं मोहर के बारे में जानते हैं। तो मोहर जो है, मोहर सबसे पहले क्या दर्शाता है?
मोहर यह बताता है कि इसका जो व्यापार जो था, हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वह कहाँ कहाँ तक प्रचलित था। तो इनके मोहर के निशान जो है वह मेसोपोटामिया तक मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। और यह मोहर है, मोहर किस चीज़ के बने होते हैं? तो वर्तमान में हम लोग यह देखते हैं कि मोहर जो है यह रबर का बना हुआ होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के दौरान मोहर जो है वह बना था सेल खड़ी से। सेल खड़ी जो है एक पदार्थ होता था जो कि मिट्टी की तरह होता था। उसको पहले जमा करके मतलब कलेक्टिंग वाला जमा नहीं, वो जमा करके, जिसको जमा देते हैं उस तरह से उसको हार्ड बना दिया जाता था जमा करके, और तब फिर उसके बाद जो है उसे मोहर के रूप में यूज किया जाता था। सेल खड़ी का मोहर बना हुआ होता था। ये जो मोहर जो थे, मोहर के जो आकार थे, मोहर के आकार दो तरह के थे। एक थे वर्गाकार, जबकि दूसरा था आयताकार। और मेसोपोटामिया से जो मोहर जो मिला था वह मोहर जो था वह बेलनाकार था। मेसोपोटामिया का मोहर बेलनाकार था। यह मेसोपोटामिया का। तो मोहर पर क्या है कि किस चीज़ का चित्र भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का, और किसी भी तरह की लिपि भी हो सकती है। तो ये जो आयताकार जो मोहर थे इस पे केवल लिपि हुआ करता था, जबकि जो वर्गाकार जो मोहर था इसमें चित्र और लिपि दोनों हुआ करते थे। जैसे कि मोहर से आजकल हम लोग समझ सकते हैं कि दिवाली में पटाखे तो सभी कोई उड़ाए होंगे। उस पटाखे में हम लोग देखते हैं कि कुछ जो होता है, कुछ पटाखे होते हैं नागिन छाप होता है, कुछ मुर्गा छाप, कुछ कोयल छाप, है ना। तो उस पर एक पेपर से बनाते से ही बहुत अच्छा सा चित्र जो है नागिन का या फिर मुर्गा का जो भी हो उसका चित्र बना करके दिया जाता है। और वही जो चित्र है वही क्या कहलाता है, उस पटाखे का ब्रांड या फिर मोहर कहलाता है। तो इसी तरह से मोहर भी थे जो कि यह दर्शाता था कि यह जो मोहर है यह हड़प्पा सभ्यता का है और व्यापार वाणिज्य में इसका उपयोग किया जाता था। इसे एक क्वेश्चन और आता है कि जो मोहर है, मेसोपोटामिया की चर्चा हुई है, तो मेसोपोटामिया का मोहर हड़प्पा में किस जगह पाया गया है? मेसोपोटामिया का मोहर हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया के भी जो लोग हैं वे मोहनजोदड़ो में आकर के व्यापार करते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर है वह मिला है मेसोपोटामिया के किस क्षेत्र में मिला है? तो दो क्षेत्र में मिले हैं। एक क्षेत्र है उर और दूसरा क्षेत्र है निपुर। तो उर और निपुर दोनों क्षेत्रों में, यहाँ दोनों पर मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता का मोहर का अवशेष मिला है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था जो कि मेसोपोटामिया से किया करते थे। मोहर में एक चीज और आता है कि सबसे अधिक मोहर कहाँ पाए गए? सबसे अधिक मोहर, तो सबसे अधिक मोहर जो है यह मोहनजोदड़ो से पाया गया। सबसे अधिक मोहर कहाँ से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। और इसी में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से थोड़ा घुमा करके, कि अभिलेख युक्त मोहर कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अभिलेख युक्त मोहर जो है यह लोथल से प्राप्त किया गया था। लोथल से पाया गया था अभिलेख युक्त मोहर पाया गया था लोथल से। तो और अगर इसमें अगर सीधा सा क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक मोहर कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो उसको कह सकते हैं, उसका जवाब होगा कि मोहनजोदड़ो। और अगर यह क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहर कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो इसका आंसर होगा लोथल। तो ये हो गया मोहर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मोहर के बाद आते हैं पहले मृदभांड में, तब इसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन में चलेंगे। मृदभांड जो है हमें यह बताता है कि किसी भी सभ्यता का जीवन शैली के बारे में बताता है। तो मृदभांड से हम लोग यह जानेंगे कि इस समय बर्तन किस तरह के हुआ करते थे। मृद का मतलब होता है मिट्टी, मृदा मिट्टी, और भांड का मतलब बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन। तो मृदभांड का बर्तन है। तो जहाँ पर देखेंगे कि आजकल के भी ज़माने में हम लोग देखते हैं गांव में, छोटे शहर में, बड़े शहर में और महानगरों में,
बर्तन का जो डिज़ाइन होता है, जो क्वालिटी होती है, वे सब जगह अलग अलग होते हैं। इसी तरह से उस टाइम भी था, जो गांव का क्षेत्र था वहाँ पर बर्तन हुआ करते थे, जो थोड़ा शहर में जाते थे वहाँ पर जो बर्तन होते थे इसे कुछ विभिन्न डिज़ाइन का होता था, या फिर इसमें पेंटेड होते थे, या फिर इस पर चित्रकारी कुछ विभिन्न तरह का किया गया होता था, इस तरह की बात। और साथ ही साथ हाँ, चित्रकारी भी किया जाता था। तो एक चीज़ है इस मृदभांड में कि जो प्राचीन इतिहास में 4-5 चैप्टर है, उन सभी में मृदभांड बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है और यह पूरे प्राचीन चैप्टर में यह चलेगा, पूरे प्राचीन इतिहास के चैप्टर में चलेगा मृदभांड। तो इन सभी को देखना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस समय के जो बर्तन थे वे सिंपल बर्तन हुआ करते थे, ये कलरफुल भी होते थे, जो कि जो काले और लाल रंग से, काले और लाल रंग के बर्तन जो है यहाँ से मिले हैं, और यह बर्तन मिला है लोथल से। साथ ही साथ लोथल से ही जो बर्तन पे कलाकृति मतलब कि चित्रकारी किए हुए पाए गए हैं, एक चित्रकारी है जिसमें कि एक कौवा मुंह में रोटी या मछली लिए रहता है और नीचे लोमड़ी रहती है, जो कि यह कहानी हम सभी पढ़े होंगे पंचतंत्र की कहानियों में, या फिर कहीं ना कहीं चालाक लोमड़ी। तो यह जो चालाक लोमड़ी है, तो चालाक लोमड़ी का जो चित्र है वह दर्शाया गया था उस मृदभांड पर बना करके, जो कि यह चालाक लोमड़ी क्या है, हमें पंचतंत्र की कहानियों का याद दिलाता है। पंचतंत्र से कुछ बात है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा जो है वे पंचतंत्र लिखे क्यों थे, किस कारणवश जो है ये पंचतंत्र लिखे, तो इसका भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। और कहानी यह है कि प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था, उसके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र थे वे बहुत ही नटखट या बदमाश कह सकते हैं। उन दोनों पुत्रों को राज्य के कोई भी टीचर जो थे, राज्य के टीचर उनको नहीं पढ़ा पाए, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, वे बहुत बदमाशी करते थे। तो विष्णु शर्मा जी के जब कानों में यह बात पड़ी तो विष्णु शर्मा ने कहा कि मैं जो हूँ उन दोनों बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, और उन्हीं दोनों बच्चों को पढ़ाने के क्रम में जो है पंचतंत्र किताब लिखा गया। क्योंकि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो वे क्या करते थे, वे चित्र उसी पर कहानी लिखते और चित्र भी उसके साथ साथ बनाते जाते थे। तो यहीं से जो है पंचतंत्र का रचना हुआ, और पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा को कहा जाता है। तो एक कौवा मुंह में रोटी या फिर क्या कहते हैं उसको, मछली दबाए हुए था, और नीचे से एक लोमड़ी आती है, जो कि आकर के कौवा का बहुत बड़ाई करती है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम एक बार मुझको गाना गा करके सुनाओ। इससे कौवा खुश हो जाता है, फॉर्म में आ जाता है, और फॉर्म में आते ही वह गाना गाना शुरू करता है, जिससे उसका मछली जो है नीचे गिर जाता है, लोमड़ी वो मछली लेकर के चली जाती है। तो ये चीज़ है। और एक जगह से जो है लोथल से ही एक कप पर जो है, कप बोल रहे हैं, बर्तन पे सांप का चित्र बना हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे सांप से भी परिचित थे, ये सांप से भी परिचित थे। तो ये हो गया। अब आते हैं इनके सामाजिक जीवन में, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। तो इनके सामाजिक जीवन देखते हैं, तो किसी भी काल के सामाजिक जीवन को अगर जानना है तो 2-3 बातें जो है वे ध्यान में होना चाहिए। और वह ध्यान में क्या होना चाहिए, तो पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं सामाजिक जीवन का, और वह स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले तो एक स्वरूप, उसके बाद महिला की स्थिति, महिला की स्थिति के बाद वस्त्र, भोजन, भोजन के बाद आवास, आवास के बाद जो है मनोरंजन, स्वरूप, महिला, वस्त्र, भोजन, आवास, मनोरंजन। ये सब चीज़ जो है हमें किसी भी तरह के, जो किसी भी युग के अगर सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो हमें यह चीज़ जानना आवश्यक है। और अगर यह चीज़ क्लियर है तो आपका जो है सामाजिक जीवन वह भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हड़प्पा सभ्यता का छोड़ दिया जाए, अभी केवल 2021 का ही लेते हैं, 2022 का। तो 2022 में क्या यहाँ का स्वरूप कैसा है, अभी
जो हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसका स्वरूप कैसा है, यह पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, सत्तात्मक। उसके बाद महिला की स्थिति कैसी है, वस्त्र कैसे पहनते हैं, भोजन किस प्रकार का करते हैं, आवास कैसा है, मनोरंजन का कैसा क्या क्या साधन है। तो अभी के हिसाब में क्या है कि अभी पितृसत्तात्मक स्वरूप चल रहा है हमारे समाज में, क्योंकि यहाँ पर पिता का ही सबसे मुख्य होता है। जैसे अगर जो है कोई लड़की शादी करके आती है अपने ससुराल में, तो शादी के बाद क्या होता है, हर चीज़ उसका बदल जाता है, उसका सरनेम, उसका गोत्र, उसका खानदान, हर चीज़ बदल जाता है। तो इसलिए यह पितृसत्तात्मक था। उसके बाद महिला की स्थिति आजकल कैसी है, तो महिला की स्थिति तो बहुत अच्छी है। महिला आजकल वह हर काम कर सकती है जो कि हर एक पुरुष करते हैं, यहाँ तक कि पुरुष के कपड़े भी महिला पहन लेती है। लेकिन महिला का कपड़ा कोई पुरुष पहन सकता है क्या, नहीं पहन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि महिला की स्थिति जो है आजकल वह बहुत अच्छी है। वस्त्र, तो वस्त्र कैसे हैं, सूती है, ऊनी है। उसके बाद भोजन, भोजन किस प्रकार के हैं, तो शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, सभी प्रकार के भोजन है। आवास, आवास कैसे हैं, तो आवास हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो है धीरे धीरे जो हमारे जो आवास की जो स्थिति है वह धीरे धीरे अस्थायी होता जा रहा है, पूर्ण रूपेण अस्थायी होता जा रहा है और बहुत ही सुदृढ़ होता जा रहा है। उसी के साथ साथ मनोरंजन, मनोरंजन के लिए अभी क्या है, तो मनोरंजन के लिए अभी मोबाइल है, इंटरनेट है, वीडियो गेम है, टीवी है, सीडी है, बहुत सारे चीज़ हैं। उसके बाद अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब हो गया दाह संस्कार। तो अंत्येष्टि में हम लोग देखते हैं कि आजकल के समाज में जो है अंत्येष्टि भी कोई जलाते हैं, कोई दफनाते हैं, कोई आंशिक शवदाह करता है, ठीक है। कोई जो है मतलब कि कुछ धर्म, हाँ कुछ लोग जो हैं वे उस सब को क्या करते हैं, किसी खुले जगह पर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह की स्थिति पहले भी थी, हड़प्पा सभ्यता में थी। ये तो है अभी 2022 की स्थिति। सामाजिक जीवन का सबसे, किसी भी युग का सामाजिक जीवन अगर देखना है तो सामाजिक जीवन में यह स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। इसे जो है सामाजिक जीवन आपको याद करने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब 2022 मिटा देते हैं, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, तो इसका जो सामाजिक जीवन थे, इनके स्वरूप, सबसे पहले स्वरूप देखते हैं। तो इनके जो स्वरूप था हड़प्पा सभ्यता में वह मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जो स्वरूप था वह था मातृसत्तात्मक, क्योंकि यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो भी मूर्ति मिले हैं पूजा योग्य वे अधिकतर महिलाओं के ही मिले हैं। जैसे मातृ देवी का एक मूर्ति मिला जो कि एक मूर्ति है जिसके पेट से अंकुरन हो रहा है फसलों का। उसके बाद इन सभी चीज़ों से यह पता चलता है कि इसके जो स्वरूप थे यहाँ पर वह मातृसत्तात्मक स्वरूप थे और महिला की स्थिति इसमें भी अच्छी रही होगी, क्योंकि इस युग में जो है महिला को देवी के रूप में पूजा गया है, इसलिए यहाँ की स्थिति जो है अच्छी होगी। फिर धीरे धीरे बाद में खराब भी होगी, फिर उसके बाद अच्छी होगी, इस तरह से चलते रहेंगे हर युग में। वस्त्र है, तो वस्त्र उस टाइम भी ऊनी और सूती वस्त्र हुआ करते थे। तो वस्त्र उन लोगों का भी सूती और ऊनी था। सूती है तो यहाँ पर यह चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है पशुपालन हुआ करते थे, जिससे कि हमें ऊन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो है वह कपास की भी खेती हुआ करती थी। उसके बाद है भोजन, तो भोजन इसमें भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन थे, और साथ ही साथ भोजन में मिठास के लिए, जैसे कि हम लोग आजकल जो है चीनी या फिर मीठा का यूज़ करते हैं, मीठा का चलन अब तो बहुत कम हो गया है, चीनी बहुत अधिक चल रहा है आजकल। तो मिठास के लिए उस टाइम जो है हड़प्पा सभ्यता के द्वारा मिठास के लिए जो चीज़ प्रयोग किए जाते थे वह था शहद। उसके बाद आवास, आवास के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह की आवास थी। कच्चे और पक्के दोनों तरह के आवास थे, आवास दुर्गीकृत हुआ करते थे, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद मनोरंजन, यहाँ पे मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। आजकल की तरह तो वीडियो गेम, फ्री फायर, पबजी तो होता नहीं होगा। तो उसके जो मनोरंजन के जो साधन थे हड़प्पा सभ्यता का,
वह पासा खेलना, पशु को लड़ाना, घोड़दौड़ करना, और साथ ही इस सभ्यता में जो है वेश्यावृत्ति भी चालू थी। तो यह कह सकते हैं कि मनोरंजन के लिए वेश्यावृत्ति का भी सहारा लिया जाता था और पर्दा प्रथा भी यहाँ पर चालू थे। और अंत्येष्टि यहाँ पर भी थे, दफनाए भी जाते थे, उसके बाद दफनाया भी जाता था, उसके बाद जलाया भी जाता था, और आंशिक शवदाह भी होता था। आंशिक शवदाह ये भी होते थे। तो सभी का अपना अपना विचार थे, दफनाना, जलाना और आंशिक शवदाह। जलाना जो है ये हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाजों में कि आप किसी का कर्ज लेकर के नहीं मर सकते हैं। अगर आप कर्ज लेकर के मरते हैं तो आपको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी और आप जो है भूत प्रेत के रूप में भटकते रहेंगे हमेशा के लिए। तो यह इसलिए जलाया जाता है क्योंकि हमारा जो शरीर है यह 3 चीज़ से मिल 5 चीज़ से मिल करके बना है, जैसे अग्नि, जल, आकाश, वायु और मिट्टी। तो यह कहा जाता है कि जब अगर किसी भी लाश को जलाया जाता है तो जलाते हैं तो जलता है तो वह अग्नि अपना हिस्सा ले लिया। लेकिन एक चीज़ देखा जाए तो लाश को कितना भी जलाते हैं तो भी वह पूरी तरह से नहीं जल पाता है, थोड़ा न थोड़ा उसमें अवशेष बच ही जाते हैं। तो जो जलता है वह क्या हो गया, वह अग्नि का हो गया। उसके बाद धुआं बन करके आकाश में कुछ चला जाता है, ये 2 हो गए, कुछ वायु में मिल जाते हैं, तीनों का ऋण सध गया। चौथा हो गया, कितना भी जलाते हैं तो वह जो है नहीं जल पाता है, तो इसमें से देखते हैं कि कुछ हड्डी जो है 4-5 हड्डियों को चुन करके उसे पानी में बहा दिया जाता है। पानी मतलब कि गंगा नदी में जा करके बहा दिया जाता है। तो यह जल का हो गया, ऋण उतर गया। और उसके बाद जो कुछ भाग बच जाता है तो उसको भी देखते हैं कि उस पर पानी छीट करके जो है पूरे मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, मिट्टी में ही मिला करके, और एक जो है मतलब कि कुछ इस तरह का ये बना दिया जाता है जिसको पीरी टाइप कहते हैं, ये बना दिया जाता है। तो ये रहे सामाजिक जीवन के बारे में हड़प्पा सभ्यता के। तो आज के क्लास में इतना ही। इसे जो है अच्छी तरह से आपको सुव्यवस्थित ढंग से नोट करने के लिए लिख दिया जा रहा है, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले करके तो देखिए ये 4 टॉपिक इससे पहले वीडियो में हो चुके हैं, शहर, दुर्ग, सड़क, मकान एवं ईंट। और ये 4 टॉपिक आज का है जिसे कि व्यवस्थित ढंग से लिख दिया गया है। आप इसे अच्छे से नोट कर लें और इसे याद कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हम लोग इसके सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे।